हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट निकल कर आ गया है, जो आपको बहुत दिनों से इंतजार था। एक जो आपको पता ही होगा, सीबीटी की मीटिंग होने वाली है। ईपीएस 95 सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सीबीटी की जो मीटिंग हुई है, जो 236वीं बैठक हुई है केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 30 नवंबर 2024 को यह नई दिल्ली के अंदर हुई है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह मनसुख मांडविया जी यहाँ पर थे। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो बात हुई है, इन्हों की अध्यक्षता में वह बातें निकल कर जो आई है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या क्या हक की बातें हुई है, वह सब कुछ हम यहाँ पर आपको क्लियर करने वाले हैं सीबीटी की मीटिंग को। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है, वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाते हैं, बताते हैं। दोस्तों यहाँ से हम आपको बता देते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो सीबीटी की मीटिंग है, 236वीं बैठक की अध्यक्षता हो चुकी है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा ये हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने स्वस्थ निवेश कोष प्रबंधन ब्याज गणना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए लाभप्रद प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहल की। और यहाँ पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्रायोजित अवसंरचना निवेश ट्रस्ट, इन्वेटिस रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट्स, आरईआईटी द्वारा जारी इकाइयों में निवेश के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ एमनेस्टी योजनाओं 2024 की सिफारिशों के तहत, यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, 30 नवंबर 2024 को यहाँ पर जो प्रेस रिलीज की गई थी वह आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा सीबीटी ईपीएफओ की उपाध्यक्ष सुश्री सुभा कंद्रलाजे, श्रम एवं रोजगार सचिव तथा सीबीटी ईपीएफओ की सह उपाध्यक्ष श्रीमती सुमिता डावड़ा तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सदस्य सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति भी उपस्थित थे। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड और सीबीटी की पिछली बैठक के बाद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा की गई प्रमुख पहल की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि कर्मचारियों को स्वतः क्लेम सेटलमेंट सुविधा सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिसे आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम राशि के तौर पर भी लागू किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ दावा का स्वतः सेटलमेंट विधि से निपटान किया गया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस तथ्य की सराहना की कि नवंबर 2024 में राशि अस्वीकृत अनुपात घटकर 14% रह गया है। यहाँ पर वित्त वर्ष 2023 और 24 में ईपीएफओ ने 1.82 करोड़ रुपए की राशि में 4.45 करोड़ दावे का निपटारा किया था, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में 1.57 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 3.83 करोड़ क्लेम का निपटारा किया जा चुका है। ईपीएफओ की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना CITES के तहत परियोजना के कार्यान्वयन के साथ ईपीएफओ ही पीएफओ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का अमूर्त बनाया जा रहा है। परियोजना 2.01 के तहत नई संचालन प्रणाली लागू की जा रही है। इसमें दावे निपटाना की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। नया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधारित लेखा जोखा को सक्षम बनाएगा, जिसमें एक सदस्य एक खाता प्रणाली और
दावा निपटान में सदस्यों की परेशानियां कम होगी। यहाँ पर आपको हम यह भी बता देते हैं कि सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए न्यासीय बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सदस्यों के लाभ हेतु निर्णय, जैसे कि जो सदस्यों को लाभ होगा उसके लिए क्या निर्णय लिए हैं। सीबीटी ने ईपीएफ योजना 1952 के अनुच्छेद 60 और 2B में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें अब निपटान की तारीख तय सदस्यों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे सदस्यों को वित्तीय लाभ होगा और शिकायतें जो है वह कम होगी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार महीने की 24 तारीख तक निपटान किए गए दावे के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक होता था। सदस्यों को ब्याज हानि से बचाने के लिए अब तक ब्याज रहित दावों को 25 तारीख से लेकर प्रत्येक महीने के अंत तक संसाधित नहीं किया जाता था। नए निर्णय के बाद इन दावों को पूरे महीने संसाधित किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और समय पर निपटान होगा। यह कुशल, पारदर्शी और सदस्य केंद्रित सेवा प्रदान करने की ईपीएफओ की प्रतिबद्धता दर्शाता है। यहाँ पर आपको यह भी बता देते हैं कि केंद्रीय न्यासीय बोर्ड को अवगत कराया गया कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का पहला मार्गदर्शीय चरण अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब इसका दूसरा चरण नवंबर 2024 में 20 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में आरंभ किया गया है, जिसमें 8.3 लाख पेंशन भोगियों को 195 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना सीआईटीएस 2.01 में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कार्यान्वित किया जाना है, जिसकी लक्षित परिचालन तिथि 1 जनवरी 2025 है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक पेंशन योजना धारकों को लाभ होगा। पेंशन भोगी इसके जरिए देश में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। इससे दावा प्रक्रिया में तेजी आएगी। जो दावा करते हैं उनका समय पर भुगतान हो पाएगा और सत्यापन आदि के लिए बैंक जाने की आवश्यकता समाप्त होगी। यहाँ पर केंद्रीय न्यासीय बोर्ड ने 28.04/2021 के सामान्य वैधानिक नियम 299E के माध्यम से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना लाभों का विस्तार यहाँ पर 28.04.2024 से पूर्णव्यापी प्रभाव से अनुमोदित कर दिया गया। तो ये एक सन का अनुमांकन किया है, जो सन के अकॉर्डिंग इसको दर्शाया गया है, कर दिया है। इससे कर्मचारी को न्यूनतम 2.5 लाख रुपए का अधिकतम 7 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों का निर्बाध लाभ सुनिश्चित कराने के लिए 6385.74 करोड़ रुपए के अधिवेश वाले बीमांकन मूल्यांकन समर्थित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 71वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी और केंद्र सरकार के माध्यम से संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश भी की थी। और यहाँ पर नियोक्ताओं और केंद्रीकृत केंद्रीय न्यासीय बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के केंद्रीकृत संग्रह के लिए बैंकों के मापदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सूचीबद्ध सभी बैंक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त न्यासीय बोर्ड ने अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पैनल को भी मंजूरी दी, जो रिजर्व बैंक के एजेंसी बैंक नहीं है, लेकिन उनका कुल भविष्य निधि संग्रह न्यूनतम 0.2% है। इस मापदंड को पहले के 0.5% से शिथिल बनाया गया है। यह पहल व्यापार और सेवा प्रदान करने दोनों में सुगमता बढ़ाएगी। सूचीबद्ध बैंकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को T+
वन आधार पर संग्रह प्राप्त होते हैं, जबकि एग्रीगेटर मोड के माध्यम से संग्रह T.2 आधार पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आम माफी योजना 2024 की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को दंड या कानूनी परिणाम के बिना स्वेच्छा से पिछले गैर अनुपालित या अल्प अनुपालन का खुलासा करने और उसे सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें नियोक्ताओं की ओर से एक सरल ऑनलाइन घोषणा की प्राप्त होगी। स्वैच्छिक अनुपालना के लिए सीमित अवधि प्रदान करने की इस योजना का उद्देश्य अधिक कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाना, नियोक्ताओं के साथ विश्वास बढ़ाना और कार्यबल है औपचारिकता को बढ़ावा देना है। इस योजना का केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वागत किया गया। आम माफी योजना रोजगार बढ़ाने हैं और अर्थव्यवस्था में नौकरियों के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024 और 25 में घोषित प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी। माना जा रहा है कि कई छोटे प्रतिष्ठान रोजगार संबंध प्रोत्साहन ELIE योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन EPFO में नामांकन करने में चिंतित रहते हैं। यह माफी योजना ऐसे नियोक्ताओं को बिना किसी भय या अतिरिक्त वित्तीय बोझ के नामांकन कराने का विश्वास देगी और सदस्यों को बेहतर रिटर्न देने के लिए कोष का विवेकपूर्ण निवेश है। और यहाँ पर आपको यह भी बता देते हैं कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के ब्याज खाते के आय अर्जन हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE और भारत 22 में एक्सचेंज ट्रेडर फंड ETF निवेश के मोचन नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में न्यूनतम 5 वर्ष की होल्डिंग, सरकारी प्रतिभूतियों से अधिक रिटर्न और CPSE और भारत 22 सूचांकों से ऊपर पारदर्शिता करना अनिवार्य बना गया है। CBT ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमण PSU प्रायोजिक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट, इन्वेस्टी रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट REIT द्वारा जारी इकाइयों में निवेश के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और विनियमित है और निवेश के पैटर्न की श्रेणी VB और VD के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में यहाँ पर EPFO स्थान मानव संसाधन मामले 10 फरवरी 2024 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक जो हुई थी 235वीं बैठक के कार्यरत भी बोर्ड की पुष्टि हेतु रखे गए हैं। इसके अलावा बोर्ड की उप समितियों वित्त एवं लेखा परीक्षा समिति, निवेश समिति, पेंशन एवं कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना कार्यान्वयन समिति और छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति की बैठकों के कार्यान्वयन की सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए हैं। यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनुकंपा नियुक्ति की नीति 2024 की न्यासी बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता मापदंड और स्वीकार्यता की न्यूनतम अर्हता में ढील दी गई है। इसमें भविष्य निधि संगठन के कई कर्मचारी के आश्रितों और बच्चों को राहत मिलेगी जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सामाजिक सुरक्षा सहायकों SAM को संबोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति MASCP की योजना के अनुदान से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह उचित और समयबद्ध तौरों पर सेवा में प्रगति के अवसर प्रदान करता है। इसमें संगठन की समग्र प्रयासिक दक्षता सुदृढ़ होगी। इस निर्णय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और के 2350 से अधिक SSA को लाभ मिलेगा। कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम नियम पुस्तिका और पेंशन नियम पुस्तिका को भी न्यासी बोर्ड ने अनुमोदित किया है। यहाँ पर यह जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी ये एक CBT की मीटिंग की निकल कर आ रही थी और इसके अंतर्गत आपको यह भी हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको जो ये दिखता है
लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अंदर आप 4 लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर हिंदी भी थी, इंग्लिश भी है। आपको जो लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, उर्दू, गुजराती, तमिल, सभी में आप इसको पढ़ सकते हो। जो ये सीबीटी की मीटिंग हुई है, सीबीटी की मीटिंग हुई है 236वीं बैठक केंद्रीय न्याय सेवा बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर जो ये बैठक हुई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। लेकिन इसके अंदर मैं लास्ट में यही कहूँगा, इसके अंदर जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट वाली बातें नहीं हुई है, ना उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई बात यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर निराशा महसूस होती दिख रही है, या फिर उनको निराशा ही मिल रही है इस सीबीटी की मीटिंग को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर इस मीटिंग को देखकर बहुत यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दिल दुखेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनके हक की कोई बातें नहीं हुई है। और यहाँ पर जो भी बातें हुई है वो पहले 235वीं बैठक को देखते हुए उससे संबंधित ही बातें यहाँ पर स्वीकार होती है या हो रही है। तो दोस्तों जो ये सीबीटी की मीटिंग हुई है, इसके अंतर्गत जो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ और केंद्रीय न्याय बोर्ड 236 बैठक की अध्यक्षता की है, इसके अंतर्गत जो भी बातें हुई है 30 नवंबर 2024 को जो सीबीटी मीटिंग हुई है, इसके अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन धारकों को निराशा ही हाथ आ रही है। तो दोस्तों आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कैसा लगा ये सीबीटी की जो मीटिंग है, या फिर सरकार की जो यह नीति है किस प्रकार की लगी? जो सीबीटी की जो व्याख्या थी वो मैंने आपको डिटेल से समझाई है, क्या क्या इसमें होना है, क्या क्या हुआ है, और आपको कैसा लगा ये सुनकर या सीबीटी की मीटिंग को देखकर। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर जाना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये समझ में आपको आ गया होगा, पूरा डिटेल से मैंने समझा दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी छोटा नया बड़ा अपडेट देते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।